ये एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे थ्योरी को। इस क्वेश्चन में कह रहा है मैन पुशेस अ सिलेंडर ऑफ मास m1 विद द हेल्प ऑफ अ प्लैंक। मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है और फोर्स लगाया जा रहा है प्लैंक पे। और क्योंकि किसी भी कांटेक्ट पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब है कि वो सिलेंडर रोल कर रहा होगा। तो पहले तो ये देखो कि कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो देखो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, और इन दोनों पे ही नो स्लिपिंग है। अगर पी पॉइंट पे नो स्लिपिंग है तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिलेंडर का अगर हम एक्सीलरेशन ए लेते हैं तो इसका जो अल्फा हमको एज्यूम करना होगा वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बाई आर। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, क्योंकि पी पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है और ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ए इक्वल टू आर अल्फा वहां से आ जाएगा। अच्छा, ए पॉइंट पे भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्लैंक है, इस प्लैंक का जो एक्सीलरेशन आएगा वो ए पॉइंट के एक्सीलरेशन के बराबर आना चाहिए। क्योंकि अगर ए पॉइंट के एक्सीलरेशन के बराबर आएगा तभी ए पॉइंट पे नो स्लिपिंग होगी। मतलब सिलेंडर का ए पॉइंट और प्लैंक का ए पॉइंट, बात समझ आई? सिलेंडर का पॉइंट है और प्लैंक का पॉइंट है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, तभी उनके बीच में नो स्लिपिंग बनेगी। तो एक तरह से सिलेंडर का जो एक्सीलरेशन है टॉप मोस्ट पॉइंट का 2a, वही एक्सीलरेशन प्लैंक का हो जाएगा। तो ये एक खास बात है, ध्यान से देखो तो सिलेंडर का जो सेंटर है वो ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो प्लैंक होगा वो 2a से आगे बढ़ेगा। पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर है क्या यहाँ तक जो मैंने बोली है एक्सीलरेशन को लेके? अब तुम इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा दो। मान लेते हैं कि प्लैंक के ऊपर F s1 इधर लग रहा है और सिलेंडर के ऊपर F s1 इधर लग रहा है। ये एक्शन रिएक्शन हो गया। और क्योंकि सिलेंडर पे F s1 इधर लग रहा है तो सिलेंडर पे ग्राउंड से F s2 इधर लगेगा। देखो ध्यान से। अब दोनों के लिए FBD बना देते हैं। जैसे फॉर प्लैंक, प्लैंक के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे बताओ? प्लैंक के लिए व्हाट इज नेट फोर्स? तो नेट फोर्स अगर देखोगे, ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनेगी, ये हो जाएगी F माइनस F s1 इक्वल टू एम ए की जगह 2a आएगा। ठीक है। इसके बाद फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए अगर फोर्स इक्वल टू एम ए बनाए तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, F s1 भी आगे लग रहा है, F s2 भी आगे लग रहा है, तो दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। और टॉर्क की इक्वेशन अगर बनाए तो अबाउट सेंटर, ध्यान से देखो तो F s1 इसको क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है और F s2 इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। तो इसको लिखेंगे F s1 इंटू कैपिटल आर माइनस F s2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की जगह आएगा m1 आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा की जगह ए बाई कैपिटल आर। तो तुम ध्यान से देखो, हमारे पास तीन इक्वेशन है और हमारे पास तीन अननोन है। कौन कौन से अननोन है? F s1 अननोन है, F s2 अननोन है और ए अननोन है। तो ये तीनों निकल आएंगे। बताओ कहाँ डाउट है? क्वेश्चन में कहाँ डाउट है बताइए? सर जो एक्सीलरेशन पॉइंट ए का होगा हाँ, वही एक्सीलरेशन सिलेंडर का होगा। प्लैंक का होगा। ये सर प्लैंक का। कर लोगे कंप्लीट इसको, बोलिए। ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन देख लिया, प्योर रोटेशन देख लिया, और प्योर रोटेशन के बाद हम लोगों ने कंबाइंड मोशन भी देख लिया है। कंबाइंड में हम लोगों ने रोलिंग वाला मोशन भी देख लिया है। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे केस देख के चलते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे कंबाइंड मोशन विथ स्लिपिंग। कंबाइंड मोशन विथ स्लिपिंग
मतलब कि अभी तक ज्यादातर हम लोगों ने जो रोलिंग मोशन देखे ना, वो सारे के सारे रोलिंग का तो तभी बोलते हैं कि जब स्लिपिंग नहीं हो रही हो, लेकिन अगर स्लिपिंग भी हो रही हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर स्लिपिंग भी हो रही होगी तो इस केस में हम लोग सिंपल एक ही बात बोलेंगे, कॉन्सेप्चुअल, और वो ये कि हम इसका ट्रांसलेशन अलग डिस्कस करेंगे, स्मॉल ए निकलेगा एक्सीलरेशन, और रोटेशन अलग डिस्कस करेंगे, उससे अल्फा निकलेगा। मतलब अब क्या होगा, अब ए और अल्फा में कोई रिलेशन नहीं होगा। पहले नो स्लिपिंग थी, तब हम लोगों ने बोला था कि ए और अल्फा में रिलेशन है। अगर स्लिपिंग हो रही है तो ए और अल्फा में कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन के फॉर्म में ही करते हैं इसको। जैसे मान लें कि रफ सरफेस है और म्यू इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस r है। हमने क्या किया, हमने इसको t इक्वल टू 0 पे, ध्यान से देखना, हमने इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी है। मतलब इसके सेंटर को v नॉट वेलोसिटी दे दी है, लेकिन इसको कोई भी ओमेगा नहीं दिया है। बताओ, ओमेगा नहीं दिया है, सिर्फ वेलोसिटी दी है। जैसे वो तुमने देखा होगा ना, बिलियर्ड्स वाली जो, बिलियर्ड्स स्नूकर में जो बॉल होती हैं, देखा होगा ना, तो उनको हम लोग क्यू से हिट करते हैं। बिलियर्ड्स स्नूकर वाली जो बॉल्स होती हैं उनको हम लोग क्यू से हिट करते हैं। तो वो जो क्यू से हिट करते हैं ना, तो उस क्यू से कौन से पॉइंट पे हम हिट कर रहे हैं ना, उससे उन बॉल्स को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मिलता है, मतलब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम उनको ऐसे पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, जो उसके सेंटर से ठीक पास हो रहा है, तो तुम बताओ क्या हिट करने से क्या उसको कोई ओमेगा मिलेगा? सोच के बताओ अपने हिसाब से। हमने उसको ऐसी जगह हिट किया है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो नहीं इसको मिलेगा। ओमेगा नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ वी नॉट मिलेगा। तो हमने ओमेगा नहीं दिया है। हाँ, अगर हम थोड़ा ऊपर हिट करते हैं, क्यों भाई, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर हिट करते तो क्या इसको ओमेगा भी मिलता और इसको वी भी मिलता? होता नहीं होता? फिलहाल हमने इसको सिर्फ वी नॉट दिया है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर वी नॉट के बाद इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? बॉटम नीचे मोस्ट लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा ये, काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा? काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक होगा। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू एन जी। बोल, बताते जाओ यस और नो। अभी बताओ और कौन कौन से फोर्स हैं, और कौन कौन से फोर्स हैं? एम जी है और नॉर्मल है, बताओ। यस सर। एम जी और नॉर्मल तो कंट्रीब्यूशन यस। करेंगे नहीं, वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा है, टॉर्क भी नहीं देंगे। तो अब ये बताओ कि यही एक फ्रिक्शन है जो इस पे फोर्स लग रहा है, यही इसको एक्सीलरेशन भी देगा और यही इसको अल्फा भी देगा। तो जरा बताओ एक्सीलरेशन इस सिलेंडर का किधर आएगा, राइट में या लेफ्ट में? क्यों भाई, लेफ्ट में। इसका एक्सीलरेशन लेफ्ट में आएगा, और इसका अल्फा किधर आएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अल्फा आएगा क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होगी और अल्फा की वजह से इसका ओमेगा बढ़ेगा, यस और नो? बताइए। एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और अल्फा की वजह से इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो जरा ये बताओ कि t इक्वल टू टी पे इसकी वेलोसिटी और ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे यूजिंग f इक्वल टू एम ए। तो f इक्वल टू एम ए से अगर हम a निकालेंगे तो क्या a इसका म्यूजी आएगा, और ये म्यूजी आएगा लेफ्टवर्ड्स, बोलो। और अगर हम यूजिंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करें तो इससे अल्फा कितना आएगा? तो टॉर्क की वैल्यू होगी म्यू एम जी इंटू आर अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लेते हैं सिलेंडर है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। तो देखो ये आ जाएगा 2μg/r आएगा, और ये आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है। अब अगर हम इसका काइनेमेटिक्स डिस्कस करें, काइनेमेटिक्स से मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम t। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। u कितना था, u था v नॉट, a की जगह कितना लिखेंगे म्यू जी, और टाइम की जगह t, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी करेंगे। ओमेगा नॉट क्योंकि ज़ीरो था, अल्फा की वैल्यू 2μg/r इंटू टी। तो तुम देखो ध्यान से, हमें इसका वेलोसिटी भी मिल गया आफ्टर टाइम टी, और हमें इसका ओमेगा भी मिल गया। और ये बताओ कि ये फ्रिक्शन कब तक लगेगा, बताएगा कोई? ये फ्रिक्शन पी पॉइंट पे कब तक लगेगा, क्योंकि जब तक ये फ्रिक्शन लगेगा वेलोसिटी इसी तरह से कम होती जाएगी, ओमेगा उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो कब तक होगा ऐसा? सर जब ओमेगा आर वी के बराबर हो जाए। तो ये तब तक होगा, वेरी गुड, ये तब तक होगा जब तक पी पॉइंट की स्लिपिंग बंद नहीं हो जाती। और पी पॉइंट की स्लिपिंग तब बंद होगी जब v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अब तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर क्या डेफिनेटली v इक्वल टू आर ओमेगा होगा? तो मैं कहूंगा हाँ जरूर, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में v नॉट था, ओमेगा जीरो था, अब v कम हो रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा ना भाई। v लगातार कम हो रहा है, ओमेगा लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा। और जैसे ही v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, p पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। बोलो। और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि वो मूवमेंट होगा जब रोलिंग स्टार्ट हो गई। क्यों भाई? भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी v1 होगी और ओमेगा v1/r होगा, और p पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लिपिंग सीजेस, स्लिपिंग खत्म हो गई। स्लिपिंग खत्म हो जाएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगी? रोलिंग स्टार्ट्स। और इस पॉइंट के बाद कोई भी फ्रिक्शन उसके ऊपर काम नहीं करेगा, नो फ्रिक्शन विल एक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन लग ही इसीलिए रहा था क्योंकि स्लिपिंग हो रही थी, और अगर स्लिपिंग ही बंद हो गई तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो कब होगा ऐसा? तो देखो व्हेन, अब उसमें ये पूछ सकता है कि जब रोलिंग स्टार्ट होगी टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जब रोलिंग स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 10 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो देखो रोलिंग जब स्टार्ट होगी तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि v1 जो है वो r ओमेगा 1 होना चाहिए। v1 की वैल्यू लिखेंगे v नॉट माइनस म्यू जी टी, और r ओमेगा वन की वैल्यू लिखेंगे 2μg/r इंटू टी। तो तुम देखो यहाँ से तुम्हें t की वैल्यू मिल जाएगी v0/3μg। देखो यही आ रहा है टाइम, टाइम ये आ रहा है। वेलोसिटी कितनी होगी उस वक्त? तो वेलोसिटी लिखेंगे v नॉट माइनस म्यू जी टी, टी का मतलब है v0/3μg, तो ये आ जाएगा 2v0/3। और ओमेगा वन कितना होगा? ओमेगा वन की वैल्यू होगी 2v0/3r। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग दिस टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे? क्यों भाई? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। नोट कर लिया है? आगे बढ़ू, देख लो, नोट कर लो, कहीं डाउट है बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो v² की जगह हम लोग लिख देंगे 2v0/3 का होल स्क्वायर फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड माइनस 2μg और इंटू एस। तो देखो यहाँ से एस निकल आएगा, मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद स्लिपिंग स्टार्ट हुई है।
और हमसे ये भी पूछ सकता है कि इस पीरियड में वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा। क्यों भाई, बताएगा कोई कैसे निकालेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन? वर्क डन बाई फ्रिक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ध्यान रखना कि हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव होगा ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये सारी चीज़ें निकालो पहले, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कर लिया ना ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट? बोलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने उसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी असाइन की थी इनिशियली। फिर से हम ये सिलेंडर ले रहे हैं जिसका मास m है, रेडियस r है, और इसको हमने इस बार ओमेगा नॉट प्रोवाइड किया है t इक्वल टू 0 पे, लेकिन इसके सेंटर को कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है। ध्यान से समझना, रफ सरफेस है और ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में टाइम टेकन, स्फेयर कर दो, थोड़ा चेंज कर दो, स्फेयर है ये। टाइम टेकन t व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स। बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फेयर टिल फ्रिक्शन एक्ट्स, और सी पार्ट में डब्ल्यू एफ के ड्यूरिंग द पीरियड। निकाल सकते हो इसको, बताइए। थोड़ा सा फर्क है लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में हमने उसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी थी, रोटेशन नहीं दिया था। इस बार हमने उसको एंगुलर वेलोसिटी दी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं दी है। तो ये बताओ जरा, पॉइंट पी के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पॉइंट पी के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा इस केस में? राइट साइड। राइट साइड में लगेगा। तो इस बार जो ये फ्रिक्शन होगा ये इसको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सीलरेशन किधर प्रोवाइड करेगा? राइट साइड में। और अल्फा किधर प्रोवाइड करेगा? अल्फा प्रोवाइड करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार उल्टा होने लगेगा, उसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बढ़ेगी और ओमेगा कम होगा। कब तक? जब तक v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हो जाता। तो इसी तरह प्रोसीड वैसे ही करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह। करो कंप्लीट इसको। देखो इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो बता ही दिया, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एम जी। तो इसके सेंटर को एक्सीलरेशन मिलेगा म्यू जी का आगे की तरफ, और अगर हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा निकालें तो टॉर्क की वैल्यू होगी म्यू एम जी इंटू आर, और आई स्फेयर का बनेगा, स्फेयर यानी 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये 5 म्यू जी अपॉन 2 आर आएगा, एंड अल्फा इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसका आफ्टर सम टाइम अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे, देखना ध्यान से, तो वेलोसिटी इसका मान लेते हैं v और ओमेगा मान लेते हैं v/r, और ये वो मूवमेंट हो गया जब इसकी रोलिंग स्टार्ट हो रही है t इक्वल टू टी। तो v को हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ओमेगा, ओमेगा लिखेंगे ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी होगा, तो -5 म्यू जी टी अपॉन 2r। तो इन दोनों से v इक्वल टू आर ओमेगा लगाओ, तो म्यू जी टी इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस 5 म्यू जी टी अपॉन 2। तो यहाँ से t की वैल्यू 2r ओमेगा नॉट अपॉन कितना आता है? 7 म्यू जी। यस सर यार। ये इसका टाइम आ गया। टाइम आ गया तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सीधे सीधे हाफ
AT स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि U तो 0 है, A की जगह म्यू जी और T स्क्वायर की जगह 4R स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 49 म्यू जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2R स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 49 म्यू जी। आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फिर से उसी तरह से निकलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इनिशियल में हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। देख लेना जो भी बचेगा। क्वेश्चन सेम है पिछला और ये देख लो ध्यान से। कोई डाउट इसमें? कंबाइंड मोशन में दोनों टाइप की चीज़ें हो गए, जिसमें हम लोगों ने रोलिंग मोशन भी देख लिया जो कि एक बैलेंस टाइप का मोशन है, और कंबाइंड मोशन विद स्लिपिंग भी देख लिया कि अगर स्लिपिंग हो रही होगी तो क्या होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ए और अल्फा यहाँ पे अलग अलग निकलेगा और ए और अल्फा में कोई रिलेशन नहीं है। एक्सीलरेशन को अलग सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा को अलग सॉल्व कर रहे हैं। क्यों भाई? ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट मेजर पॉइंट इस चैप्टर का है और हेडिंग पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, movement of linear momentum about a point or axis is called angular momentum. Movement of linear momentum about a point or axis is called angular momentum. तो इसको देखते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला केस लेके चलते हैं। पहले केस में लिखेंगे फॉर, क्या हो रहा है भाई मुनीश? फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर पार्टिकल, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, और बोल सकते हैं फॉर पार्टिकल। देखो देखते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लेते हैं कि इधर एक्स एक्सिस हो गई, इधर वाई एक्सिस हो गई, और आर पोजीशन वेक्टर पे ये कोई पार्टिकल है एम मास, और ये पार्टिकल वी स्पीड से सपोज या वी वेलोसिटी से इस मूवमेंट पे जा रहा है। इस मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी सपोज इस मूवमेंट पे उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब होगा मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जरा ध्यान से समझना, मूवमेंट ऑफ वर्ड का क्या मतलब है। तो देखो मूवमेंट ऑफ वर्ड का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये जो आर क्रॉस है इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ। तो हम किसी भी क्वांटिटी का अगर मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस और पॉइंट, तो वो मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी कहलाएगी।
तो अगर हमें लीनियर मोमेंटम का मोमेंट लेना पड़े तो वो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं एल वेक्टर से, और सिमिलर डेफिनेशन से अगर लिखें तो एल वेक्टर हो जाएगा आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को सिंपली हम यही बोलेंगे, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये आर हम जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, पॉइंट ओ है, तो उसी पॉइंट के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम भी कहलाएगा। ये बिल्कुल टॉर्क की तरह है, जैसे टॉर्क को हम किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को भी किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इस पी को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर क्रॉस एम इंटू वी। तो यहाँ से एल अबाउट ओ हो जाएगा इक्वल टू एम इंटू आर क्रॉस वी। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। बोलिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें इसके डेफिनेशन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो बातें आएंगी। देखते हैं दोनों को अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एम वी ब्रैकेट आर साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं एम इंटू आर ब्रैकेट वी साइन थीटा। वी साइन थीटा वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, आर साइन थीटा आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। कैसे? देखो, जैसे ये लाइन अगर हम आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये बताओ कि अगर ये पार्टिकल पॉइंट ओ के चक्कर लगा रहा है, पॉइंट ओ के अराउंड घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो v का कौन सा कंपोनेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? v के दो कंपोनेंट हैं, एक इधर की तरफ आएगा v cos थीटा और इधर की तरफ आएगा v sin थीटा। तो क्या ये बात क्लियर है कि पार्टिकल का अगर हम मूवमेंट देखें तो मूवमेंट जो है वो v sin थीटा की वजह से है। तो v sin थीटा की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम भी डेवलप होगा। तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम हम लोग सिर्फ m इंटू आर इंटू वी साइन थीटा लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ v साइन थीटा को क्या बोलेंगे? v साइन थीटा कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम इसकी वेलोसिटी वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखो, वेलोसिटी वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है ये कहलाएगा लाइन ऑफ मोशन, मतलब जिस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है। और लाइन ऑफ मोशन पे अगर हम पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखो, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो क्या ये परपेंडिकुलर आर साइन थीटा बनेगा। और आर साइन थीटा क्या कहलाएगा? तो आर साइन थीटा कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ मोशन। मतलब हमारे पास दो रास्ते हैं, दो में से कोई एक काम हम कर सकते हैं। या तो हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालें जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और या फिर जो वेलोसिटी का लाइन ऑफ मोशन है उससे हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, आर साइन थीटा। हमें एक थीटा चाहिए, तो चाहे तो v में इंक्लूड कर लो या r में इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो सिंपली याद रखो एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम, जिसमें v और r में से कोई एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आर वेक्टर जैसे मैंने इधर बनाया हुआ है और वी वेक्टर इधर बनाया हुआ है, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का जो एंगल है क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन किधर आएगा? आर क्रॉस वी का डायरेक्शन तुम देखो तो इनवर्ड आएगा। तो ये जो इनवर्ड डायरेक्शन है ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इनवर्ड निकालने के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ। मतलब पॉइंट ओ के अबाउट अगर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है? तो सिंपली ये देखो कि ये एक पार्टिकल है
जिसकी वेलोसिटी ये रही v। अब अगर ये पार्टिकल पॉइंट O के चक्कर लगा रहा है तो कैसे लगाएगा? क्लॉकवाइज लगाएगा इधर की तरफ या उधर की तरफ जाएगा? क्यों भाई? तो तुम कहोगे भाई ये वाला रास्ता फॉलो करेगा। पॉइंट O के अगर चक्कर लगा रहा है तो अगर पॉइंट O के चक्कर लगा रहा है तो ये चक्कर कैसे हो गए? क्लॉकवाइज हुए या एंटी क्लॉकवाइज? तो अगर ये क्लॉकवाइज हुए तो डायरेक्शन सीधे सीधे क्लॉकवाइज लिख देंगे, बस कुछ और करना ही नहीं है। हमारा काम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से चल जाएगा। तो वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे वो हम इससे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व सेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट O। ठीक है, दिस इज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट O। तो पहले ध्यान से देख लो जितनी बातें लिखी हुई हैं, फिर इस पे हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ये बात और लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल can have different values about different points in the system। मतलब ये कि जैसे O पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसकी कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन अगर हम पॉइंट चेंज कर देंगे किसी और पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो यही एंगुलर मोमेंटम हमको डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, कैसे? देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और एक पार्टिकल है पॉइंट M और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट A है विच इज 0, D। ठीक है, और एक पॉइंट और बनाते हैं, पॉइंट A और एक पॉइंट बनाते हैं पॉइंट B। पॉइंट B इज 0,3D/2। देखो, तो हमें इस मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है A के अबाउट, O के अबाउट और B के अबाउट। इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इस पार्टिकल का एट दिस मोमेंट। निकाल सकते हो? निकालो। देखो इसमें क्या करना है, दो चीजें हैं निकालने का तरीका है भाई। अगर हम इसको R बोलते हैं, जैसे हम O पॉइंट के अबाउट निकालते हैं और हम इसको R बोल रहे हैं, तो R के परपेंडिकुलर V का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। R के परपेंडिकुलर V का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। एक रास्ता ये भी है कि ये जिस लाइन के अलोंग चल रहा है वो लाइन है लाइन ऑफ मोशन, और लाइन ऑफ मोशन पे पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो कितनी होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो साफ दिख ही रही है यहाँ से यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D के इक्वल है। तो पॉइंट O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv0d, बस इतना ही हो जाएगा, mv0, और v0 का जो लाइन ऑफ मोशन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया d, और क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लियर है क्लॉकवाइज क्यों? इसी तरह से पॉइंट A के अबाउट निकालोगे तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट A से उसका लाइन ऑफ मोशन क्रॉस कर रहा है, ध्यान से चेक करो तो। और पॉइंट B से निकालोगे तो पॉइंट B से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 बनेगा। तो पॉइंट B से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv0 d/2 और डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ये निकाले थे तीनों या नहीं? कोई डाउट है? 30 डिग्री का इसमें कोई काम नहीं है, 30 डिग्री का इसमें कोई भी काम नहीं आया। दो तरीके बताए मैंने, अगर तुम वैसे भी निकालते तो भी यही आता भाई। ये 30 डिग्री है तो इधर एंगल होता, इधर होता कंपोनेंट v cos 30, v0 cos 30, और इधर की तरफ एंगल, इधर की तरफ कंपोनेंट लिखे v0
साइन 30, इसके बाद इस आर की वैल्यू लिखते हैं, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो आर का वैल्यू बनता d अपॉन साइन 30। तो अगर तुम ओ पॉइंट के अबाउट वैसे निकालते तो इसको लिखते एम वी नॉट साइन 30 और आर की जगह लिखते d अपॉन साइन 30, तो वो साइन 30 कैंसिल होके इससे तुमको एम वी नॉट डी ही मिलता। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हें क्या करना है, तरीका क्या लगाना है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक पार्टिकल को हम m मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो हमें निकालना है फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम about point of projection, when a part में it is at highest point, b part में it is about to strike the ground। निकालो इसको। पार्टिकल को हमने u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब है तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, और जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाला होगा उस वक्त इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखो ध्यान से इसमें, व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका इस तरह से पूरा पाथ रहेगा, ठीक है। व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा इसका u cos थीटा। देखो ध्यान से, और डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इसका लाइन ऑफ मोशन है, क्यों भाई, तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये h हो जाएगा सीधे सीधे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं l अबाउट o a पार्ट में ये हो जाएगा m u cos थीटा और इंटू h क्या होता है, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और डायरेक्शन क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से। फिर b पार्ट में when it is going to just hit the ground, तो देखो ये वाला कंपोनेंट है u साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा और ये डिस्टेंस है r, क्यों भाई, तो जस्ट हिटिंग ग्राउंड हिट करने से ठीक पहले हम इसका u साइन थीटा कंपोनेंट ले सकते हैं क्योंकि वो r के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, क्यों भाई, तो ये हो जाएगा l अबाउट o m इंटू u साइन थीटा इंटू इसका रेंज, तो रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, अगेन इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। चेक करो, सभी ने ये निकाले, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? यस। ठीक, तो ये मैंने निकाला एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। सेकंड में बढ़ते हैं, सेकंड में लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन मतलब अब हम प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और मैंने ये एक एक्सिस ले ली, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ओमेगा से रोटेट हो रही है, प्योर रोटेशन का केस है। तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो देखो मान लेते हैं इस एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट O, और पॉइंट O के रिस्पेक्ट में इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं dm। मान लेते हैं कि ये dm एलिमेंट
पॉइंट ओ से कितना दूर है, आर, और इस डीएम की वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या वेलोसिटी को हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं। खास बात यह है कि ये वेलोसिटी इस आर के परपेंडिकुलर भी होगी, होगी ना। तो अगर हमें इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो इस एक एलिमेंट का एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट बन जाएगा dm इंटू आर और इंटू आर ओमेगा। पहले यहां तक बताओ, नोट करो, कोई डाउट है तो। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। और अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट पार्टिकल हैं सब ध्यान से देखो, तो सारे पार्टिकल सेम सेंस में रोटेट हो रहे हैं। अब क्योंकि सारे सेम सेंस में रोटेट हो रहे हैं तो सबका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालें तो वो हम सीधे सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर डी एम आएगा। बताओगे कि इंटीग्रेशन के अंदर आर स्क्वायर डी एम फॉर कंप्लीट बॉडी क्या कहलाएगा। इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एक तरह से आई ओमेगा, देखो। तो इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस भी बोल सकते हैं, देखो। तो अगर बॉडी प्योर रोटेशन में है तो ये याद रखना तो आसान हो गया, क्योंकि बॉडी जब ट्रांसलेशन में होती है तो m इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से अगर बॉडी रोटेशन में है तो m की जगह हो जाएगा i, v की जगह हो जाएगा ओमेगा। तो आई ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। बोलिए। यस। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा है। और थर्ड पॉइंट में निकालते हैं, फॉर कंबाइंड मोशन, फॉर कंबाइंड मोशन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। फॉर कंबाइंड मोशन अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये लगेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जिसमें ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसलेशन पार्ट कहलाएगा, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, और ये वाला पार्ट जो है ये प्योर रोटेशन पार्ट कहलाएगा। और दोनों पार्ट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ट्रांसलेशन वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू आर सी एम क्रॉस वी सी एम, और रोटेशन वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं आई सी एम इंटू ओमेगा वेक्टर, आई सी एम इंटू ओमेगा वेक्टर। यूज करते हैं, पहले नोट कर लो, यूज करते हैं इसको। जैसे फॉर सर जब एग्जाम्पल, रोटेशन हो रहा होगा, हाँ सर जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास ना हो रही हो तो सर एंगुलर मोमेंटम तो भी सर बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लेंगे। नहीं, इस केस में ना थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहे हो ना। यस सर। हाँ, थर्ड वाले में तो सेंटर ऑफ मास से ही लेंगे। एक्चुअली है क्या ना कि एंगुलर मोमेंटम जो चैप्टर है, अभी मैं तुम्हें इसमें समझ लो कि एक बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक जो गाइडलाइन है वो दे रहा हूँ। तुम्हारा बात का जो जवाब है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली प्रोसेस यही है, एंगुलर मोमेंटम होता है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है। बाकी सब तो मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ जिससे थोड़ी सी आपको सहूलियत हो क्वेश्चंस करने में। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो हम पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट होके कुछ भी आए ये है, बट ये कि हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन करता है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन करती है, तो वहां पे हम ये वाला पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो केसेस हम लोग देख रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर किसी और पे आ जाएंगे, कर लेंगे थोड़े उस टाइप के भी क्वेश्चन जो तुमने बोला है। तो मान लेते हैं कि बॉडी वीसीएम से आगे जा रही है और
ओमेगा से घूम रही है, रोलिंग का ही केस हो गया मान लो। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर यहाँ से अगर आरसीएम डिस्टेंस पे है, तो बताओ कि इसके सेंटर का एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी निकाल रहे हैं हम लोग, तो पहले सेंटर का बताओ। तो सेंटर का जो लाइन ऑफ मोशन है, ध्यान से चेक करो, क्या ये लाइन ऑफ मोशन है? तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? तो अगर हम इसको वी नॉट ले लें और इसको ओमेगा नॉट ले लें, और ये सपोज अगर स्फेयर है, तो इसको लिखेंगे एम वी नॉट आर क्लॉकवाइज, प्लस इसके बाद हम इसके सेंटर पे बैठ जाएंगे, और सेंटर पे बैठ के बॉडी को ध्यान से देखो तो प्योर रोटेशन हो रहा है। तो सेंटर पे बैठ के प्योर रोटेशन हो रहा है, तो आई ओमेगा, आई कितना लिखेंगे? आई हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा, और ये भी क्लॉकवाइज है, ध्यान से चेक करोगे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा ही क्लॉकवाइज आएंगे, ऐसा हो सकता है एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस सिचुएशन में फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें ऐड हो रहा है, चेक कर लो ऐड हो रहा है, ये क्लियर है? या जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, करना। एक रॉड है, ठीक है, रॉड का जो सेंटर है वो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, और रॉड ओमेगा से घूम रही है, विच इज वी नॉट बाई एल। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, तो हमें ए के अबाउट और बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ए के अबाउट और बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। देखो बताओ, इस केस में जैसे हम ए पॉइंट के अबाउट अगर निकालें, तो ए पॉइंट के अबाउट इसका लाइन ऑफ मोशन ये आएगा, तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका l/2, तो ये होगा m v नॉट l/2 क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम इसके सेंटर पे बैठेंगे, ध्यान से देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको लिखेंगे ml²/12 इंटू ओमेगा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों भाई? तो 1/2 में 1/12 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या बचेगा? 5/12 बचेगा। ऐड कर दिया था, ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और बी पॉइंट से जब हम लिखेंगे, तो ये जो पहला वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, और जो दूसरा वाला टर्म है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये अभी भी इतना ही रहेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1/12 m v नॉट l, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन का खास ध्यान रखना, देखो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। ठीक है, एक और अच्छा प्रॉब्लम है, कंबाइंड मोशन का नहीं है, पार्टिकल का है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम समझते हो आप लोग? क्यों भाई? कोनिकल पेंडुलम है और ये रोटेट हो रहा है, इस तरह से। मान लेते हैं कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमको ओमेगा दिया हुआ है आर रेडियस में। ये पॉइंट है इसका सी,
और ये पॉइंट है O, तो हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C एट दिस मोमेंट क्या बनेगा। और अगर हमें एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान से देख लो, इधर की तरफ है एक्स एक्सिस, इधर की तरफ हो जाएगी सपोज वाई एक्सिस, तो ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस। ठीक है ना, यानी कि इस मोमेंट पे इस बॉब की जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। तो इस मूवमेंट पे हमको सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट कैसे करना है वो देख लिया है। ठीक है, अब इसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर मेन वही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसमें और क्लियर होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है। भाई जैसे लीनियर मोमेंटम में भी तुमने पढ़ा है, तो लीनियर मोमेंटम खाली निकाल के थोड़े ना कुछ मतलब निकला। लीनियर मोमेंटम का मतलब तो तब समझ में आया ना जब हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में उसको अप्लाई किया। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का भी केस है, केवल एंगुलर मोमेंटम निकाल के कुछ नहीं हासिल होगा, इसका यूज ही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो वो चलो कल करेंगे। ठीक है।